Hello students, myself Anita Shokan and today we are discussing about law of variable proportion यानी परिवर्ती अनुपात का नियम। तो देखिएगा हमने क्या किया था, हमने कारक के बढ़ते प्रतिफल, कारक के समान प्रतिफल और कारक के घटते प्रतिफल, ये तीन जो नियम हैं वो अलग अलग किए थे। अब क्या किया, आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इन तीनों नियमों के स्थान पर एक ही नियम बना दिया जिसका नाम है हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। तो ये क्या है ये नियम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन? तो इन्होंने बताया कि जब हमारा शॉर्ट पीरियड में दो प्रकार के हमारे क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। दूसरा लैंड है वो फिक्स फैक्टर है और जो लेबर है वो क्या, वेरिएबल फैक्टर है। तो उत्पादन करते हैं तो फिक्स्ड फैक्टर को चेंज नहीं किया जा सकता, सिर्फ क्या कर सकते हैं, वेरिएबल फैक्टर की अधिक मात्रा लगाकर हम क्या कर सकते हैं, उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो जब ऐसा करते हैं तो कारकों का अनुपात क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और कारक अनुपात चेंज होने से उत्पादन में वृद्धि भी क्या होती है, विभिन्न दरों से होती है। तो विभिन्न दरों से होने के कारण इसका नाम क्या, हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, की अलग अलग दर से प्रारंभ में जब हम क्या करते हैं, फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर्स की ज्यादा इकाइयों का प्रयोग करते हैं तो उत्पादन क्या है, बढ़ती दर से बढ़ता है। लेकिन हम उसके साथ साथ क्या करते जाते हैं, परिवर्तनशील कारक की अधिक इकाइयों का प्रयोग करते जाते तो एक सीमा ऐसी आ जाती है जब क्या हो जाता है, हमारा ये जो प्रतिफल है ये क्या हो जाता है, घटना शुरू कर देता है। कि पहले बढ़ती दर से टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा था और अब क्या हो रहा है, वो घटती दर से बढ़ने लगा और उसके बाद ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब वो क्या कर देता है, घटना शुरू कर देता है। तो ये हमारा क्या था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ये हम लिखेंगे कि क्या है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। उसके बाद हम अक्सर क्या डालते हैं, अजम्पशन डालते हैं। अजम्पशन क्या है, टू टाइप ऑफ फैक्टर, पहला हमारा क्या है फिक्स, दूसरा हमारा वेरिएबल, शॉर्ट पीरियड। हम मान के चलते हैं कि हमारा टाइम क्या है, शॉर्ट पीरियड है। फैक्टर्स भी हमारे दो प्रकार के हैं, तो एक हमारे फिक्स्ड फैक्टर हैं, दूसरे हमारे वेरिएबल फैक्टर हैं। तीसरा हमारा जो है ऑल फैक्टर आर होमोजेनियस, और सभी जो परिवर्तनशील साधन है वो क्या है, एक जैसे ही। अब मैं कह दूं कि प्रारंभ में बढ़ते प्रतिफल का नियम इसलिए लागू हुआ क्योंकि पहले वाले श्रमिक क्या थे, मेहनती थे, और घटते प्रतिफल का नियम इसलिए लागू हुआ कि उत्पादन घटती दर से बढ़ा, उत्पादन एक घटना इसलिए शुरू कर कि लास्ट वाले श्रमिक क्या थे, निकम्मे थे, कामचोर थे। लेकिन ऐसा नहीं है, सारे के सारे क्या हैं, एक जैसे हैं, और श्रमिकों को हम क्या करते हैं, एक एक इकाई करके बढ़ाते हैं कि पहले पहला श्रमिक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसा नहीं कि फटाफट से इकट्ठे। तो हम ये भी मान के चलते हैं कि सभी श्रमिकों को हम क्या करते हैं, एक एक करके बढ़ाते हैं। फिर जो हमारा प्रोडक्ट है वो किस में मापते हैं, भौतिक इकाइयों, फिजिकल यूनिट। प्रोडक्शन कैन बी मेजर्ड इन फिजिकल। उत्पादन को किस में मापते हैं, भौतिक इकाइयों में, कि 10 वस्तुओं का उत्पादन हुआ, 15 वस्तुओं का उत्पादन हुआ, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, मापते हैं। दूसरा हमारा फिक्स, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। कि टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होता, और हमने जब उत्पादन में को इंक्रीज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तनशील कारकों की इकाइयों में परिवर्तन करके ही उत्पादन को इंक्रीज कर सकते हैं। बंधे साधन में कोई चेंज नहीं होगा, ये भी हम क्या कर लेंगे, पहले से हमने क्या किया है, अज्यूम किया हुआ है। तो हमने कुछ मान्यताएं
मान ली हैं। तो 5-4 भी हमने मान्यताएं मानी हैं कि सभी साधन हमारे एक जैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसका कारण क्या है कि जब घटता जो उत्पादन है वो घटना शुरू कर देगा, तो ये कारण नहीं है कि पहले श्रमिक हमारे अच्छे थे दूसरे निकम्मे थे, नहीं। उसका कारण हमारा क्या है कि साधन का फिक्स्ड होना, कि कुछ साधन बंधे हैं, परिवर्तनशील ज्यादा लगाओगे तो फिक्स्ड का अनुपात उनके कंपैरिजन में क्या पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा, फिर बंधे साधन कम हो जाएंगे, इसलिए वो प्रोडक्शन क्या होगा, घटना शुरू कर देता है। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। लैंड लेंगे, फिर लेबर लेंगे, फिर टोटल प्रोडक्ट लेंगे। तो भूमि का जो टुकड़ा हो 1 हेक्टेयर का है, वो 1 हेक्टेयर का ही लेगा। उस पर हम क्या करेंगे, श्रम की इकाइयों को इंक्रीज करते जाएंगे। पहले 2 यूनिट उत्पादन हुआ, फिर हमारा 5 यूनिट उत्पादन हुआ, फिर हमारा 9 हुआ, फिर 11, उसके बाद फिर 12, उसके बाद 12 और फिर क्या हो जाता है हमारा 11। तो ये मार्जिनल प्रोडक्ट। अब एक बात ध्यान रहे, यहाँ पर आप टोटल प्रोडक्ट लिखो या टीपीपी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वास्तव में टीपीपी ही है, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। तो हमने एक अजम्पशन ली थी कि जो प्रोडक्शन है उसको हम किस में माप सकते हैं, फिजिकल यूनिट में मापते हैं, कि 10 वस्तुओं का रुपए पैसों में हिसाब किताब नहीं लिखते, 2000 का पैदा हुआ, नहीं कहते 200 वस्तुएं पैदा की गई। तो इस प्रकार से मार्जिनल प्रोडक्ट देखिएगा 2 है, 5 में से 2 गया, ये हमारा 3 है, 9 में से 5 गया, ये हमारा 4 है, ये हमारा 11 में से 9 गया, ये हमारा क्या है, 2 है। अब हमारा 12 में से 11 गया, ये हमारा 1 है, 12 में से 12 गया, ये हमारा 0 है, और 11 में से 12 गया, ये हमारा माइनस। तो 3 फेज हैं हमारी। पहली फेज तो जहां ये बंद, फर्स्ट फेज, जब कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ रहा है और सीमांत उत्पादन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब अगला हम क्या लोगे, अब अगला हम लेंगे ये वाली फेज, सेकंड फेज ये है, जब कुल उत्पादन क्या हो रहा है, घटती दर से बढ़ते हुए अधिकतम हो जाता है। सेकंड फेज, जब कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ते हुए अधिकतम हो जाता है और सीमांत उत्पादन घटते हुए शून्य हो जाता है। और तीसरी अवस्था वो है जिसमें कुल उत्पादन घटना शुरू कर देता है और सीमांत उत्पादन क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। तो यहाँ पर इसके साथ साथ आप एवरेज प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो। बाकी ये हम देख चुके हैं, मार्जिनल का और एवरेज का रिलेशन पहले भी देख चुके हैं। तो अब हमारा टोटल जो प्रोडक्शन था उसको हम यूनिट ऑफ लेबर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 2 को 1 से डिवाइड किया, 2 को 5 को 2 से डिवाइड किया, तो ये हमारा क्या आएगा 2.5। 9 को क्या करोगे 3 से डिवाइड करोगे, तो ये हमारा 3 आ गया। ये हमारा 11 को क्या है 4 से 2.7 आ गया। अब 5 को आप क्या करोगे 12 से 2.4 आ गया, और 12 को 6 से किया तो ये हमारा 2 आ गया। अब 11 को आप 7 से करें तो ये 1.5, तो ये हमारा आ गया है। ये एवरेज प्रोडक्ट है, ये मार्जिनल प्रोडक्ट है। रिलेशन में हम पहले देख चुके हैं कि मार्जिनल क्या होता है, हमारा लीडर होता है। जब एवरेज बढ़ रहा है तो देखो एवरेज बढ़ रहा है, वो धीरे धीरे बढ़ता है 2.5, फिर मार्जिनल उससे तेजी से बढ़ता है। और जब एवरेज घटता है तो घटता भी धीरे धीरे, मार्जिनल क्या होता है बिल्कुल तेजी से घटता है, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, ये 2.7 से 2.4 फिर 2 हुआ। मार्जिनल हमारा 0 भी होगा और हमारा क्या हो माइनस में भी हो सकता है, लेकिन एवरेज न कभी 0 हो सकता है और न कभी माइनस में हो सकता है। अब इसका डायग्राम नहीं, यहाँ हमने क्या लिया यूनिट ऑफ लेबर, टोटल प्रोडक्ट। तो देखिएगा टोटल प्रोडक्ट क्या है हमारा, ये टोटल,
तो ये फर्स्ट फेज है यहाँ तक, जहाँ पर कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ रहा है। ये हमारी सेकंड फेज है यहाँ तक, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, ये सेकंड फेज है, जहाँ पर कुल उत्पादन क्या हो रहा है, घटती दर से बढ़ते हुए अधिकतम हो जाता है। और उससे आगे यहाँ से स्टार्ट होगी हमारी थर्ड फेज, जो हमें क्या दिखाती है, कुल उत्पादन घटना शुरू कर देता है और सीमांत उत्पादन क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। तो यहाँ से हम क्या है, अलग डायग्राम के रूप में भी बना सकते हो आप इनके साथ इसको, यूनिट ऑफ लेबर, यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। तो देखो इसी को आप क्या लाओगे, नीचे ले आओगे, और इस लाइन को भी नीचे ले आओ, बाद में इनको क्या कर सकते हो, इरेज कर देना। तो जब ये हमारा बढ़ती दर से बढ़ रहा है तो सीमांत भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और जब ये घटती दर से बढ़ रहा है सीमांत क्या हो रहा है, घट रहा है। और यहाँ पर जब वो क्या हो रहा है, अधिकतम है, सीमांत शून्य है, और जब इसने घटना शुरू कर दिया तो सीमांत क्या हो गया, एमपी ऋणात्मक हो। अब एपी देखो, एमपी लीटर था, एपी ऐसे जाएगा, ना ये शून्य होगा, ना ही हमारा ऋणात्मक होगा। तो आप चाहो आप इसको इस प्रकार से बना के दिखा सकते हो, ये आपका, यहाँ से हम क्या करते हैं, उसको इरेज कर देते हैं। भाई ये इस प्रकार से हमारा होगा, नहीं इरेज करो तो भी कोई बात नहीं है, इसको यहाँ से भी आप दिखा सकते हो। ये मार्जिनल प्रोडक्ट है और ये हमारा क्या है, एवरेज प्रोडक्ट है। अलग ना बनाना चाहो तो इस डायग्राम में भी हम क्या है उसको दिखा सकते हैं। तो अब हम इसके क्यों ऐसा हुआ, ये कारण हम पहले ही देख चुके हैं कि बढ़ते प्रतिफल का जो नियम था वो हमने पढ़ा था। तो ये वाली सिचुएशन क्या थी, हमारी बढ़ते प्रतिफल का नियम था, जब हमारा जो टोटल प्रोडक्ट था वो क्या हो रहा था, बढ़ती दर से बढ़ रहा था। तो उसके कारण हम देख चुके हैं, तो यही कारण हम यहाँ लिखेंगे कि वो पहले बने साधन का अच्छे से यूज नहीं हो रहा था, उसका बढ़िया से बढ़िया यूज होने लगा, जो परिवर्तनशील कारक है उसका बढ़िया से बढ़िया यूज होने लगा, उसमें हम डिवीजन ऑफ लेबर हमने कर दिया तो उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई, जो कारक थे वो परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं थे, तो जिसके कारण वो क्या हो जाता है, फिर उत्पादन क्या हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है। उसमें हम एक इकाई को खरीदना ही था, यदि ज़्यादा उससे ज़्यादा काम कर लेते हैं, इसलिए हमने कोई भी सुई का ही चाहे थोड़ा सा लोग हमने वो प्रति इकाई क्या हो जाता है, ज़्यादा उत्पादन कर लेते हैं तो कॉस्ट क्या हो जाती है, कम। तो इसको हम क्या कहेंगे, बढ़ते प्रतिफल का नियम कहा था, या इसका दूसरा नाम क्या था, घटती लागत का नियम। कारण वही है जो हम कर चुके हैं, वही हम देंगे। अब यहाँ से हमारा क्या हो गया, जब कुल उत्पादन हमारा क्या होता है, घटती दर से बढ़ते हुए अधिकतम होकर गिरना शुरू हो जाता है, ये हमारा क्या घटते प्रतिफल का नियम है, कि जहाँ पर मार्जिनल जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाता है, गिरना शुरू हो जाता है। गिरने में चाहे वो कम हो, चाहे वो ऋणात्मक हो, चाहे वो शून्य हो, तीनों ही स्टेजेस उसकी आ जाती हैं। तो ये हमने इसके भी हमने कारण देखे थे कि जब हम ऑप्टिमल जो यूज है वो हम प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद भी हम श्रमिकों की इकाइयाँ लगा दी जाती हैं, तो ये सिचुएशन हमारी आ जाती है। एक दूसरे के स्थान पर हम एक फैक्टर के स्थान पर दूसरे फैक्टर को परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, तो इसका ये कारण है हमारा। तो अब फिर हमारे कि क्या इनकी कोई इम्पोर्टेंस है, तो देखिएगा एग्रीकल्चर के लिए भी इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। जो हमारे जो अर्थशास्त्री हैं उनने भी इनकी काफ़ी, जो हमारी रैंक थ्योरी है उसके लिए भी इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। जो प्रोडक्टिविटी थ्योरी है उसमें भी हमारे जो डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी थ्योरी है उसमें भी इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस रहा है। तो हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में इसकी इम्पोर्टेंस है। तो स्टूडेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।